गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री और टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन, जिसके पार्ट नंबर 17 की बात कर रहे हैं हम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राशन दाब मापन की विधियाँ। हम कर रहे थे प्राशन दाब के मापन की विधियाँ। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने प्राशन मापन की 2 विधियों की बात कर ली थी और एक लास्ट विधि बची है। उस विधि का नाम है बर्कले व हर्टले की विधि। बर्कले व हर्टले की विधि। दो विधियों पर हमारी चर्चा हो गई थी। ये तीसरी विधि है बर्कले व हर्टले की विधि। उन 2 विधियों से उत्तम विधि माना जाता है इसको, और बर्कले व हर्टले साइंटिस्ट ने दिया और इसीलिए उसके नाम से बर्कले हर्टले की विधि हो गई। ये एक प्राशन दाब की मुख्य विधि माना जाता है, जिसका हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना करके समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके की विधि है ये। तो देखिए डायग्राम बना रही हूँ मैं।
ये है बर्कले और हर्टले की विधि से संबंधित डायग्राम, जिसके अंदर हमने एक पोर स्पॉट यानी कि छिद्रयुक्त पात्र लिया है और इसके अंदर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ और यहाँ लगी हुई है। इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, यहाँ सॉल्यूशन भरेंगे। तो पोर स्पॉट के अंदर तो वाटर भर लेते हैं और जो कांसे का सिलेंडर है उसके अंदर क्या भर लेते हैं, सॉल्यूशन भर लेते हैं। इस साइड तो एक कैपिलरी ट्यूब लगी रहती है, केशिका नली, और इधर संचयक लगे रहते हैं जो जल का संचयन करते हैं, संचयन लगे रहते हैं, संचयक भी बोल सकते हैं। और इधर प्रेशर गोज लगा रहता है जो परासरण दाब का मापन करेगा। और ये वो पिस्टन है जहाँ से हम परासरण दाब यानी कि दाब को डालेंगे और परासरण दाब को ज्ञात करेंगे। तो हमने सबसे पहले पोर स्पॉट लिया है और अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। इसके अंदर हमने क्या भर दिया, वाटर भर दिया और कांसे के सिलेंडर में सॉल्यूशन भर दिया। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो अपने विलायक के कण होते हैं वो आर पार जा सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर। उसी प्रकार अपने क्या करते हैं, सबसे पहले केशिका नली जो होती है कैपिलरी ट्यूब, इसमें एक उच्चतम ऊंचाई तक वाटर को की एक सतह ज्ञात कर ली जाती है। और उसके बाद में जैसे ही विलायक के कण होते हैं वो पोर स्पॉट से होते हुए सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं, तो जो पिस्टन होता है वो ऊपर की ओर जाता है। फिर हम क्या करते हैं, पिस्टन पर दाब लगाते हैं और जितनी ऊंचाई तक कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर था वहाँ तक वापस आ जाना चाहिए। उतने टाइम के लिए जितना अप्लाइड प्रेशर होता है वो ही उसका क्या होता है, परासरण दाब होता है। तो इस प्रकार इस विधि के द्वारा हम परासरण दाब को ज्ञात कर सकते हैं। कितना अप्लाइड प्रेशर लगाया उसे प्रेशर गोज या दाब मापी की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, परासरण को रोकने के लिए दाब लगाया जाता है और परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगता है वो परासरण दाब होता है। तो इस विधि के अंदर परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए दाब लगाया जा रहा है और जिसे हम प्रेशर गोज के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं या दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे चारों अणुसंख्यक गुणधर्म समाप्त हो जाते हैं। लास्ट परासरण दाब था और लास्ट परासरण दाब की लास्ट विधि थी वो समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारे, उस पर चर्चा करेंगे। और टॉपिक है हमारा जो नेक्स्ट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और सिलेबस में दिया हुआ भी है कि एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये टॉपिक दे रखा है जिसको बोला जाता है सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक। सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक जिसको बोला जाता है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक, इसको हम करेंगे जैसे हमारे पास कोई भी ठोस पदार्थ है और उस ठोस पदार्थ को हमने किसी विलायक के अंदर डाल रखा है और विलायक में डालने पर हम उसके दो प्रकार के विलयन बना सकते हैं। एक तो वो विलयन जो विद्युत धारा का चालन कर सकता है और एक वो विलयन जो विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकता। तो कोई भी ठोस पदार्थ को जल में घोलकर दो प्रकार के विलयन बन सकते हैं। हो सकता है वो विद्युत धारा का चालन कर रहा हो या हो सकता है वो विद्युत धारा का चालन नहीं कर रहा हो। मान लो वो विलयन विद्युत धारा का चालन कर रहा है तो वो कैसा होगा, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य कहलाएगा। और कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जल में घोलने पर विलयन बनाते हैं और विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकते। तो जो विद्युत धारा का चालन करेंगे वो तो हो जाएंगे विद्युत अपघट्य, और जो विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, विद्युत अनपघट्य। ये विद्युत अपघट्य या विद्युत अनपघट्य
क्या होता है, आयनन की मात्रा के आधार पर डिसाइड होता है। आयनन की मात्रा के आधार पर इनको हम आगे दुर्बल विद्युत अपघट्य, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उनको आगे दुर्बल विद्युत अपघट्य या प्रबल विद्युत अपघट्य में भी बांट सकते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य वो होगा जो पूरी तरह आयनों में टूट जाएगा, और दुर्बल विद्युत अपघट्य वो होगा जो आयनन की मात्रा कम होगी, यानी कि आयनों में बहुत कम टूटेगा, तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य हो जाएगा। तो उसी प्रकार प्रबल विद्युत अपघट्य पर पूर्णतः आयनित अवस्था में रहेगा। प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनिन अवस्था में रहेगा या आयनित अवस्था में रहेगा, और समस्त आयन विद्युत धारा को ले जाने के लिए सक्रिय भी होंगे, और इस प्रकार के आयनों को बोला जाएगा सक्रिय आयन। जो प्रबल विद्युत अपघट्य है, पहले हमने किसी ठोस पदार्थ की बात की, वो विद्युत अपघट्य और अनअपघट्य हो सकता है। विद्युत अपघट्य वो दुर्बल और प्रबल हो सकता है, प्रबल विद्युत अपघट्य हो सकता है, यह आयनों में कम टूटेगा या आयनों में ज़्यादा टूटेगा। प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित अवस्था में रहेगा, और जो आयन्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा, सक्रिय आयन। और सक्रिय आयन का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, सक्रियता कहलाता है, एक्टिविटी कहलाता है। जो एक्टिव होंगे वो एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ सक्रियता और सक्रियता गुणांक की बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ आयन ऐसे हैं जो विद्युत धारा को ले जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, या कुछ आयन ऐसे हैं जो सक्रिय होते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, सक्रिय आयन कहा जाएगा, और उनको बताने वाले पद को क्या कहा जाएगा, सक्रियता। क्या कहा जाएगा, सक्रियता। और सक्रियता और सांद्रता का जो अनुपात होता है वो होता है सक्रियता गुणांक। तो F बराबर A/C। F क्या है, सक्रियता गुणांक, सक्रियता गुणांक। ठीक है, C क्या है, सांद्रता, तो और A है सक्रियता। तो सक्रियता व सांद्रता का जो अनुपात होता है वो होता है सक्रियता गुणांक। अगर सक्रियता ज्ञात करेंगे तो F इंटू में C हो जाएगा, यानी कि सक्रियता गुणांक और सांद्रता का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, सक्रियता के बराबर होता है। मान लो एक विद्युत अपघट्य है हमारे पास, एक विद्युत अपघट्य का वियोजन, विद्युत अपघट्य का वियोजन, एक विद्युत अपघट्य का हम वियोजन कर रहे हैं। ए बी कोई विद्युत अपघट्य है हमारे पास, और उसको हम तोड़ रहे हैं। ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव में टूट रहा है, कोई विद्युत अपघट्य लिया है, तो उसके लिए के को एक अपने जो स्थिरांक होता है उसकी तरह काम में ले सकते हैं, कोस्टेंट की फॉर्म में ले सकते हैं, वियोजन स्थिरांक की फॉर्म में ले सकते हैं अपने। तो सक्रियता की फॉर्म में लिखेंगे तो ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव बटा में ए बी से इसको लिखा जाएगा, क्योंकि जो वियोजन स्थिरांक है उसको लिखते हैं प्रोडक्ट बटा में रिएक्टेंट से। तो हमने ले लिया, अब सक्रियता ली है तो सक्रियता के मल्टीप्लिकेशन, सक्रियता जो होता है वो सक्रियता गुणांक और सांद्रता के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, तो इसको ले सकते हैं अपने। तो के बराबर इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास एफ सी है तो सी और यहाँ पॉजिटिव और एफ ए पॉजिटिव और बटा में सी ए पॉजिटिव और सी बी पॉजिटिव और सी ए बी, ठीक है। और उसके बाद में एफ की फॉर्म में लेंगे तो एफ ए पॉजिटिव और एफ बी नेगेटिव
और यहाँ पे FAB ये ले सकते हैं अपने। ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ऐसे लिख सकते हैं अपने। अब देखो मान लो हमारे पास क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य की कंडीशन में इक्वेशन 2 का जो सेकंड भाग है, द्वितीयक पद है, ये क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सक्रियता गुणांक वाला पद क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमारे पास क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, मान लो हमारे पास क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, तब इस सेकंड पद का मान इकाई नहीं होगा। जब तक नहीं होगा, जब तक विलयन क्या हो जाए, अत्यंत तनु ना हो जाए, अत्यंत तनु ना हो जाए, मतलब उसका पूरी तरह से डाइल्यूशन नहीं हो जाता, तब तक उसका मान इकाई नहीं होता। तो इसी प्रकार जो सांद्रता होती है उसको मोललता, सांद्रता और मोललता की फॉर्म में भी रख सकते हैं अपने। वहाँ पर क्या करते हैं, अपने सक्रियता गुणांक को गामा से शो किया जाता है। तो ए क्या है, सक्रियता, ए क्या है, सक्रियता यहाँ पर, ठीक है, और एम मोललता, और यहाँ पर गामा जो है वो सक्रियता गुणांक को शो करता है, सक्रियता गुणांक को शो करता है। तो इसी विद्युत अपघट्य को हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लिखें अपने K बराबर ए पॉजिटिव, सॉरी एम ए पॉजिटिव और एम बी नेगेटिव बटा में एम ए बी, और गामा ए पॉजिटिव और गामा बी नेगेटिव और गामा ए बी। जैसे हमने ये लिखा उस पद को हमने वहाँ पर भी शो कर दिया। तो इसका मतलब अपने यहाँ पर इक्वेशन 2 आ गई, इसको मान लो इक्वेशन 3 मान ले। तो इक्वेशन 2 और 3 से अगर इक्वेशन 2 और 3 को आधार के रूप में मान लिया जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सक्रियता होती है वो FC यानी सक्रियता गुणांक और सांद्रता के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, या मोलता या सक्रियता गुणांक के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगी सक्रियता। तो ये हमारा टॉपिक था सक्रियता और सक्रियता गुणांक। ए जो होता है वो सक्रियता से शो किया जाता है और सक्रियता गुणांक जो होता है वो F होता है। तो F को एक सक्रियता गुणांक माना जाता है। यदि सांद्रता हमारे पास, अगर सांद्रता हमारे पास मोल प्रति 1000 ग्राम हो, मोल प्रति 1000 ग्राम हो, तब हम इस फॉर्म को काम में लेते हैं, मोललता फॉर्म को काम में लेते हैं। और वहाँ पर हम क्या करते हैं, गामा को मानते हैं सक्रियता गुणांक। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार वापस देखिए, कोई भी ठोस पदार्थ है उसको जल में घोलते हैं तो कुछ ठोस पदार्थ के विलयन ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते। जो विद्युत धारा का चालन करते हैं वो विद्युत अपघट्य होते हैं। और विद्युत अपघट्य आगे दुर्बल और प्रबल 2 हो जाएंगे। प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे पूरी तरह से आयनों में टूटेंगे। जो आयन होंगे वो सक्रिय आयन होंगे और सक्रिय आयन का गुण जो होता है वो सक्रियता गुणांक होता है, सक्रियता होता है। और सक्रियता गुणांक सक्रियता और सांद्रता के अनुपात को सक्रियता गुणांक कहा जाता है, जिसको हम F बराबर A/C से शो कर सकते हैं। सक्रियता ज्ञात करेंगे तो सक्रियता गुणांक और सांद्रता का मल्टीप्लिकेशन
जो होगा वो सक्रियता के बराबर हो जाएगा। कोई विद्युत अपघट्य है उसको हम सक्रियता और सक्रियता गुणांक के रूप में रख सकते हैं। अगर हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य है वहाँ तो इस F का मान इकाई हो जाएगा सेकंड पद का, लेकिन हमारे पास प्रबल विद्युत अपघट्य है तो यहाँ पर इकाई नहीं होगा जब तक वो अत्यंत तनु ना हो जाए। और मोललता की फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास सांद्रता मोल प्रति 1000 ग्राम के रूप में होती है तब इसको काम में लेते हैं। और यहाँ पर जो सक्रियता गुणांक होता है वो गामा होता है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक था सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक। यहीं पर समाप्त होता है। आज की क्लास भी यहीं समाप्त करते हैं। फिर शायद 1-2 टॉपिक ही छोटे छोटे रहे हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।